सबसे निचली जो हमारी इकाई है ब्रांच, उससे लेकर के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन हर 3 साल के अंतराल में होते हैं। और इन सम्मेलनों में हम अपने आसपास जो राजनीति चली है या पिछले सम्मेलन में जो हमने कार्यभार तय किए थे, जो हमने लक्ष्य तय किए थे आगे बढ़ने के लिए, उनमें हम कितना जो है कर पाए हैं और उसके साथ साथ क्या राजनीति चल रही है, ताकतों का संतुलन समीकरण क्या है दुनिया के पैमाने पर या हमारे देश के पैमाने पर या स्थानीय स्तर पर, हम उसका विश्लेषण करते हैं। और उसके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपने सम्मेलनों में जो है कमेटियों का चुनाव भी करते हैं। तो हमारी पार्टी उस रूप में देखें तो हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक भी है, क्योंकि उसकी सारी कमेटियां जो है वो इलेक्टेड होती हैं, निर्वाचित होती हैं। दूसरी पार्टी में जो है नॉमिनेट किया जाता है कि पहले कोई प्रधान डालेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, फिर वो अपनी टीम खड़ी करेंगे, ऐसे ही जो राज्यों के वो प्रधान नियुक्त कर देंगे, फिर उनकी जो है कोई टीम बन जाएगी। जबकि हमारी पार्टी में जो है हर चीज का चुनाव होता है। तो ये उस रूप में जो सबसे लोकतांत्रिक है। लेकिन एक चीज और जो समझनी है इस सम्मेलन के मौके पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि असल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें और दूसरी पार्टियों में फर्क है। कम्युनिस्ट पार्टी जो वर्तमान समाज व्यवस्था है हमारे मुल्क के अंदर, हम उस समाज व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है हमारे देश के अंदर या जो राज सत्ता है हमारे देश के अंदर, हम उसको बदलना चाहते हैं और हम इस देश के अंदर जो है मजदूर किसान का राज बनाना चाहते हैं। और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसी ढर्रे के अंदर जो है वो सत्ता में जो है आना चाहती हैं। और वो इसलिए है साथियों क्योंकि हमारी पार्टी और दूसरी पार्टियों में बुनियादी फर्क क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर किसान की पार्टी है और इस देश के अंदर हम किसके खिलाफ क्रांति लाएंगे, कौन शासक वर्ग है, जब तक उसकी समझ नहीं होगी तो तब हम बदलाव आ नहीं सकता है। तो हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है उसमें सब कुछ जो है बातचीत किया गया, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश के अंदर जो राज सत्ता है वो पूंजीपति भूस्वामी के हाथ में है, जिसका नेतृत्व बड़ा पूंजीपति करता है और उसकी सांठगांठ है अंतरराष्ट्रीय पूंजी के साथ या साम्राज्यवाद पूंजी के साथ। ये एक वर्ग है जिसका हमारी राज सत्ता के ऊपर कब्जा है। जो कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है, तृणमूल कांग्रेस है, अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, ये सारी राजनीतिक पार्टियां शासक शोषक वर्ग की यानी पूंजीपति भूस्वामी वर्ग की पार्टियां हैं। और ये जो है उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो है ये सरकारें चलाते हैं, ये हमारे देश या प्रदेश की। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो मजदूर किसान की पार्टी है, यानी कि मजदूर वर्ग की पार्टी है। और इसलिए हम बोलते हैं कि राज सत्ता के ऊपर कब्जा पूंजीपति भूस्वामी का है, नेतृत्व बड़ा पूंजीपति करता है। तो हमारी पार्टी ने जो कार्यक्रम जो है हमारी पार्टी का, जिसको हम एक रणनीतिक दस्तावेज बोलते हैं, उसमें ये हमने अंकित किया है, ये सूत्रबद्ध किया है, ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमने पूंजीपति भूस्वामी की राज सत्ता को फाड़ करके इस देश के अंदर मजदूर किसान का राज लाना है। और इसलिए हमने जो पहली सीढ़ी तय की है, पहला लक्ष्य तय किया है अपने कार्यक्रम में, वो है जनता की जनवादी कार्यक्रम। यानी कि जो हमारा पार्टी का जो कार्यक्रम है, छोटा सा डॉक्यूमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो लोग पार्टी कभी इस तरह से नहीं पढ़े वो भी उसको पढ़े। उस कार्यक्रम में है कि हमने जो है इस देश में पूंजीपति भूस्वामी के राज को उखाड़ करके मजदूर किसान की सत्ता कायम करनी है, कि जनता की जनवादी क्रांति लानी है। वो हमारा एक लक्ष्य है, अल्टीमेट लक्ष्य है, या जिसको हम बोलेंगे कि हमारा जो उस रूप में जो एक अंतिम लक्ष्य है वो है समाजवाद की स्थापना करते हुए साम्यवाद तक पहुंचना। क्या उस डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, लेकिन मैं जो कह रहा था साथियों कि ये एक निरंतर प्रक्रिया हमारे पार्टी के अंदर। और सिर्फ दो चीजें हैं जो समझनी है, एक रणनीति है, एक कार्यनीति है। रणनीति हमने तय किया है कि हमने इस देश के अंदर पूंजीपति भूस्वामी का राज उखाड़ करके मजदूर किसान का राज लाना है, वो हमारी रणनीति है, जनता जनवादी क्रांति जो हमारा लक्ष्य है। और उस क्रांति तक पहुंचने के लिए हम समय समय पर जो है कार्यनीति अपनाते हैं। तो लक्ष्य कहता है कि हमने क्रांति का इस देश के अंदर,
तो क्रांति तक पहुंच रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा कि जनता भी तैयार होनी चाहिए क्रांति के लिए, जिसकी जब क्रांति लाना चाहते हैं या जिसका राज करना चाहते हैं, हम उससे मजबूत भी होने चाहिए ना। और हमारे साथ जनता होनी चाहिए, जो वर्किंग क्लास है भाई आज वो तो उनके साथ है, जो हमारे दुश्मन खेल रहा है, जो पूंजीपति घुसवाली जो राज कर रहे हैं उसके साथ है मजबूत भी, किसान भी बड़े पैमाने पर। हमारी पार्टी का दाम कम है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि मजदूर किसान का राज लाना है। तो बिना मजदूर किसान को इकट्ठा किए और बिना मजदूर किसान की चेतना बढ़े, बिना मजदूर किसान के संघर्षों के और उन संघर्षों को आगे जोड़ करके चौतरफा संघर्षों, जिसको वर्ग संघर्ष बोलते हैं, उसमें तब्दील किए बिना इस देश के अंदर जो है ये जो ताकतों का संतुलन है ये नहीं बदला जा सकता। तो इसलिए जरूरी है कि उस रणनीति को अगर हासिल करना है तो हमने अपने संगठन की ताकत को बढ़ाना है और उसके साथ साथ जो है जनता की चेतना को बढ़ाना है ताकि वो क्रांति के लिए तैयार हो सके। ये जो हमारे सम्मेलन है, ये जो 3 साल में करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि अपने उस रणनीतिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम समय समय पर जो है इन सम्मेलनों में कार्यनीति अपनाते हैं और उस कार्यनीति में हम ये तय करते हैं कि अगले 3 साल जो है हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या मुद्दे हमें उठाने हैं, क्या राजनीति चल रही है, वो राजनीति जो है हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है आम लोगों के, और उसके साथ साथ जो है आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है उसके लिए सम्मेलन करके इसको बोलते हैं कार्यनीति हम अपनाते हैं इस बिल में। तो रणनीति या दूरगामी कार्यनीति है जो हम फौरी तौर पर जो है अपनाते हैं। तो एक सम्मेलन और दूसरे सम्मेलन के बीच में हमारी जो कमेटियां होती है, जैसे राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है उसको महाधिवेशन बोलते हैं या पार्टी कांग्रेस बोलते हैं। तो पार्टी कांग्रेस एक केंद्रीय कमेटी चुनती है। तो एक पार्टी महाधिवेशन और दूसरे महाधिवेशन के बीच का जो समय है 3 साल का, उसमें फिर वो केंद्रीय कमेटी जो सुप्रीम होती है वो निर्णय लेती है कि कैसे आगे बढ़ना है। ऐसी जो हमारी लोकल कमेटी है मंडली की, पिछले सम्मेलन और इस सम्मेलन के बीच में कौन काम कर रहा था? हमारी जो लोकल कमेटी है। तो कैसे आगे बढ़ना है मंडी सत्र में, मजदूरों में कैसे बढ़ना है, मजदूरों के संगठनों का निर्माण कैसे करना है, किसानों के संगठनों का निर्माण कैसे करना है, महिलाओं के संगठनों का निर्माण कैसे करना है, नौजवानों का, छात्रों का, कर्मचारियों का कैसे उस संगठन का निर्माण करना है, क्या मुद्दे उठाने हैं, वो जो तय करता है वो अपनी पार्टी की जो कमेटी होती है वो तय करती है। और अभी जो सम्मेलन है, सम्मेलन में जो है क्योंकि सारे पार्टी मेंबर की पार्टिसिपेशन होती है, अलग अलग तरीके से डेलीगेट चुन करते हैं, तो यहाँ हम जो है अगले 3 साल के लिए फिर जो है कार्यनीति तय करेंगे कि हमने जो है अगले 3 साल में क्या क्या करना है। लेकिन हमारी जो कार्यनीति होगी वो ऊपर की जो कमेटी है उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही हम अपने सम्मेलन में तय करते हैं, क्योंकि गाइडलाइन हमारी वही होती है, हमारी पार्टी कांग्रेस की है, राज्य सम्मेलन की है, राज्य कमेटी की है, जिला कमेटी की है, उसके आधार पर हम अपने दूसरे सम्मेलनों में भी अगली कार्यनीति तय करते हैं। तो हमारे सम्मेलन एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब हमारे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर और दुनिया के अंदर काफी उथल-पुथल का समय है। आप सबको मालूम है कि जब 2021 में हमारा पिछला सम्मेलन हुआ था तो हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। आज भाजपा की सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। तो एक बड़ा बदलाव तो ये हुआ है 3 सालों में पॉलिटिकल आधार पर। केंद्र के अंदर जो है 2014 से भाजपा की मेजोरिटी वाली सरकार थी और एनडीए की सरकार थी, लेकिन भाजपा की फुल मेजोरिटी थी। और अभी भी भाजपा के नेतृत्व में सरकार है, लेकिन एक तब्दीली आई है कि भाजपा को अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला है। उसने नारा जरूर दिया था 400 पार का, पिछली बार उसकी 300 से ज्यादा सीटें थी, एनडीए की लगभग 350 थी। इस बार भाजपा ने अपने दम पर 450 का नारा दिया था, लेकिन वो 240 पे अटक गई। तो अभी भाजपा की गठबंधन सरकार है। क्या फर्क आया है कि जो भाजपा पहले मनमाने कानून थोप रही थी और अपने सांप्रदायिक एजेंडे को और जो कॉर्पोरेटाइजेशन का जो उसका एजेंडा है, नवदारवादी नीतियों को लागू करके जनता की सुख सुविधाओं को छीन करके सब पूंजीपतियों के हवाले करना, उस एजेंडे पर जिस तीव्रता के साथ वो चल रही थी उसके लिए उसको अड़चन पैदा हुई है, क्योंकि उसकी अपनी मेजोरिटी नहीं आई है। एक बड़ी तब्दीली हुई है। और उसके साथ साथ जो है एक हम देखते हैं कि अभी दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह टकराव चल रहा है, युद्ध चल रहे हैं। उसको युद्ध नहीं बोल सकते, लेकिन टकराव है। रोज बम फट रहे हैं, रोज मिसाइलें गिराई जा रही है, रोज रॉकेट गिराए जा रहे हैं, रोज जो है उसको ड्रोन हमले हो रहे हैं। और ये जो युद्ध है ये 3 साल से ज्यादा समय हो गया। एक तो रूस यूक्रेन के बीच में टकराव चल रहा है,
अभी जो गाजा पट्टी है, आपको पता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लंबे समय से संघर्ष है। पूरा जो खाड़ी देश है वहां पर एक संघर्ष चल रहा है पूरे अरब कंट्रीज में। अभी लेबनान में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में है, ईरान और इजराइल के बीच में है, इराक भी इसमें कूद पड़ा है, हुती जो विद्रोही है वो भी इसमें कूद पड़े हैं। तो एक टकराव जो उस एरिया में चल रहा है, लेकिन हमें एक समझना है ये जो टकराव है पीछे साम्राज्यवाद है। और हमें ये भी समझने से पहले कि 1945 का जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था और जब सोवियत संघ ने, समाजवादी सोवियत संघ ने जब हिटलर की फौज को हराया था, और तब जो यूएनओ यानी कि क्या उसको संयुक्त राष्ट्र संघ वो अस्तित्व में आया था, तब ये हुआ था कि भी युद्ध ठीक बात नहीं है, तीसरा विश्व युद्ध होना चाहिए, उस दिशा में सबने काम करना शुरू किया। लेकिन एक शीत युद्ध का दौर चला था। शीत युद्ध क्यों? क्योंकि 1945 खत्म होते होते और उसके बाद अगर 1949 भी जोड़ दे या बाद में क्यूबा में क्रांति हुई, वियतनाम की क्रांति, तो लगभग एक तिहाई दुनिया जो है पूंजीवाद के रास्ते को छोड़ के समाजवाद की तरफ जो है उसे रुख कर दिया। और तब दो खेमे जो है बड़े पैमाने पर दुनिया में नजर आते, एक समाजवादी खेमा जिसका नेतृत्व सोवियत संघ करता था और दूसरा साम्राज्यवादी खेमा जिसका नेतृत्व अमेरिका करता था। लेकिन 90 का दशक आते आते कुछ तब्दीलियां हुई, समाजवाद को धक्के लगे, क्योंकि समाजवाद को लागू करते हुए जो सबसे बड़ा मुल्क था और जहां पे सबसे पहले क्रांति हुई थी सोवियत संघ में, वहां पर जो कुछ उन्होंने गलतियां की लागू करते वक्त, तो कुछ धक्का लगा जिस कारण से समाजवाद का जो है पराभाव हुआ और जो सोवियत संघ था वो जो 15-16 टुकड़ों में बंट गया, अलग अलग मुल्क बढ़ गए। तो जो दो खेमे थे वो एक बड़ा खेमा जो है टूट गया। तो फिर 90 के बाद ऐसा दौर आया कि पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, यानी कि अमेरिका की हेकड़ी जो है पूरी दुनिया के अंदर, और मनमानी नीतियां जो है अमेरिका ने थोपना शुरू की, नवउदारवाद जिसको बोलते हैं। और वो इसलिए क्योंकि अपने देश के अंदर जो उसके संकट आता है पूंजीवाद के अंदर, वो उसने कोशिश की कि तीसरी दुनिया के देशों के ऊपर इसको थोपा जाए, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है पूंजीवाद के अंदर भी, समाजवादी मुल्कों के अंदर। तो जब उसको रोकने वाला कोई नहीं रहा, दुनिया के अंदर उसका दबदबा कायम हो गया 90 के दशक में, तो पूरी दुनिया के जो तीसरी दुनिया के मुल्क थे उनके ऊपर उसने दबाव बनाया कि आप नवउदारवादी नीतियां लाओ, आप जो सामाजिक सुरक्षा के ऊपर खर्चा करते हैं, बिजली में, पानी में, शिक्षा में, रोजगार देने में, नौकरियां देने में, या फिर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, परिवहन सुविधाओं के लिए, इसको आप कम करो और इसको जो है निजीकरण करो, आप अपना स्टाफ कम करो, है ना, आप डायरेक्ट आप जो है इंटरेक्ट टैक्स लगाओ लोगों के ऊपर ज्यादा। तो ये जो तीसरी दुनिया के देश थे जिसमें भारत भी एक था, हमें तकनीक की जरूरत थी, हमें पूंजी की जरूरत थी, और कई सरकारों ने जो है उनके आगे झुक करके, यानी कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जो संस्था का इस्तेमाल उन्होंने किया, उसके आगे झुक करके जो नीतियों को लागू किया। लेकिन हमें देखते हैं कि नवउदारवाद की नीतियां ये असल में, इससे जो है महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है पूंजीवादी मुल्कों के अंदर भी, और आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक था। तो बेशक अमेरिका की हेकड़ी चली, और जिन देशों ने अमेरिका की मनमानी नीतियों को मानने से इनकार कर दिया, वहां पर उसने जो बल प्रयोग किया, जैसे इराक को उसने तहस-नहस किया, एक में अफगानिस्तान, कई और मुल्क लीबिया वगैरह, और जो ऐसे ही झुक गए वहां पर उसने अपना जो आर्थिक शिकंजा उसको और तेज किया। लेकिन इन नीतियों की मार ना केवल तीसरी दुनिया के मुल्कों में पड़ी, बल्कि अमेरिका के अंदर पड़ी, और सन 2007-8 में जो है अमेरिका में आर्थिक मंदी आई, जो मंदी का दौर अब भी जारी है और पूरी दुनिया के अंदर जारी है। उससे बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि संसाधनों की लूट हुई और आम जनता को जो नौकरियां मिलनी थी, रोजगार मिलना था, उसकी क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए थी, वो बढ़ी नहीं। तो जो पूंजीवाद पैदा कर रहा है रोजाना, वो बिगड़ी रहा है। जब पूंजीवाद जो उत्पादन कर रहा है बिगड़ी रहा है, तो उससे मंदी आएगी, निश्चित तौर पर उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। उससे क्या हुआ कि वहां पर भी आक्रोश पैदा हुआ, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके कई और कारण है, डॉलर, दूसरे, है ना, उस डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन वो अलग अलग तरीकों से अपनी मंदी को जो दूसरे मुल्कों के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। तो आज भी मंदी का दौर जारी है। तो ये जो टकराव आज आप देख रहे हैं दुनिया के पैमाने पर,
ये असल में साम्राज्यवाद की चालें हैं। जो सोवियत संघ, जो रूस और यूक्रेन का टकराव है, असल में यूक्रेन और रूस की लड़ाई नहीं होगी। वो लड़ाई क्यों शुरू हुई? क्योंकि जब दो खेमे थे पहले, वो खत्म हो गए, खेमा स्मार्टवादी खेमा, तो जो नाटो संगठन है, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था कई मुल्कों का, अमेरिका के नेतृत्व, उसकी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि जिससे आपको खतरा था वो तो खेमा ही बचा ना, समाजवादी खेमा। लेकिन उन्होंने नेटो को और मजबूत करना शुरू किया, और उन्होंने क्या किया कि जितने सोवियत संघ के और खासकर जो पूर्वी यूरोप के मुल्क थे जो सोवियत संघ से अलग हुए, उन सबको एक एक करके जो है नेटो में शामिल कर लिया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका फुल फॉर्म है, उसमें शामिल कर दिया। और उससे क्या हुआ, यूक्रेन को जो उसमें जोड़ना चाह रहा था, तो रूस में खतरा पैदा हो गया कि अगर यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा हो जाता है, और नेटो की संधि के आपस में कि किसी भी मुल्क के साथ नेटो में जो देश है उनमें से किसी भी देश का अगर टकराव होता है, तो सारे नेटो देश जो है उस मुल्क के खिलाफ लड़ेंगे जिसके साथ जो है नेटो मेंबर का लोग टकराव हो गया है। तब रूस को अपना खतरा हो गया, जैसे हमारा मुल्क है भारत, अगर कोई हमारे सारे पड़ोसी की कोई संधि करेंगे तो हमारी भी खतरा पैदा होगा। तो रूस ने बोला कि आप नेटो का मेंबर ना बनो, बेशक आप हमारे साथ ना रहो, लेकिन आप नेटो में जाओ, क्योंकि इससे हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी उसमें खतरा है, क्योंकि अमेरिका अपने अड्डे यहाँ पे कायम कर देगा। जो उनका जेलेंस्की है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो नेटो में जाना, तो तब उनके बीच में टकराव हुआ। असल में यूक्रेन जो है एक हफ्ता भी खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन यूक्रेन के पीछे कौन है? अमेरिका और पूरा वो नेटो है जो उसको हथियार दे रहा है। ये जो गल्फ कंट्रीज में इजराइल और फिलिस्तीन का टकराव, या हमास के बीच का टकराव, या आपका जो ये हिजबुल्ला और इजराइल के बीच का टकराव, ये क्या है सारे का सारा, क्योंकि अमेरिका और जो साझा वाले मुल्क हैं वो अपने हथियार बेच करके अपनी मंदी से बाहर आना चाहते हैं। तो ये एक तरह से उनको जो फायदा हो इसका, इन युद्धों का, टकरावों का, और वो जो है पूरी दुनिया को टकरावों में जो झाड़ देना चाहते हैं। तो एक स्थिति दुनिया के अंदर ये बड़ी है। दूसरा ये साथियों कि ये जो नीतियां जो है लोगों का सुख सुविधा छीन करके पूंजीपतियों के हवाले करना, इससे जनता में आक्रोश पैदा हुआ है। और उस आक्रोश के चलते ये हुआ कि हर जगह जो है लोग आंदोलन कर रहे हैं। पर दो स्थितियां पैदा हुई इससे, जहां जहां वाम जनवादी फोर्स जो ताकतें वो कमजोर है, जो लाल झंडे वाली ताकतें कमजोर है लोग किसी मुल्क के अंदर, तो ये जो इन नीतियों से जो गुस्सा पैदा हो रहा है लोगों में, उसको माएंगे अपने देश से जब वेट करेंगे, जब गुस्सा पैदा हो रहा है तो कहां जा रहे हो, वो गुस्सा कहां कंसोलिडेट हो रहा है? उन ताकतों के साथ जो फिरकाप्रस्त नारा दे रही है कि भी आप हमारे साथ चलो, हमें जो सारे के सारे बाहर के हैं, अफ्रीकी हैं, पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, बांग्लादेशी है, इनको अमेरिका से बाहर कर देंगे। तो वो जो है ट्रेंड चल पड़ा कि हाँ ये जो है ठीक बात करते हैं, बाहर वालों को निकालेंगे तब भारत को रोजगार मिलना। कई जगह जाति के आधार पर है, नस्ल के आधार पर है कि जितने ये निग्रोज हैं इनको बाहर करो, तब जो है उसमें से रहेगी। तो ये दुनिया का ट्रेंड चल रहा, और भारत के अंदर भी ये नारा है ना उछाला, क्योंकि ये तो आरएसएस आपको पता है कैसा संगठन है जो हमारे देश को धर्माधारित राज्य में बदलना चाहता है, जो हमारे देश के अंदर मनुस्मृति को थोपना चाहता है। लेकिन अभी जब ये इन नीतियों से आक्रोश पैदा हुआ हमारे देश के अंदर, तो तब आरएसएस और आगे बढ़ी, जनता में गुस्सा था। और जब जनता में गुस्सा था नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार से उड़ रहे हैं, लोगों का जीवन स्तर नीचे जा रहा है, और जब लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है और हमारा लाल झंडा कमजोर है, हम जो है लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे, हम लोगों को संगठित कर पा रहे पूरे देश के पैमाने पर, ऐसी ताकतें जो संकीर्ण नारे देती हैं कि अगर मुसलमानों को बाहर कर देंगे तो आप सबको रोजगार मिल जाएगा, ये जो दलितों को आरक्षण दे रहे हैं, दलितों का आरक्षण बंद कर देंगे तो सबको रोजगार मिल जाएगा। तो वो जो धर्म और जाति के आधार पर जो संकीर्ण नारे देते हैं उनको उसका फायदा हुआ। और यही कारण है कि हमारे मुल्क में भी जो भाजपा का ग्राफ है पिछले 10-15 सालों में, इन नवउदारवादी नीतियों का जितना जनता के ऊपर प्रहार हुआ उसका फायदा इन्होंने उठाया, जो अपने आप में जो है इन नीतियों को लागू करने की चैंपियन है। क्योंकि जिन नीतियों से आक्रोश पैदा उन नीतियों को सबसे ज्यादा लागू करने वाली यही है, समझे मेरी बात को? लेकिन क्यों लोग लामबंद हो रहे? लोग शॉर्टकट देख रहे कि शायद ये जो है ये
हम सब जो मेजोरिटी हिंदू है 86% इस मुल्क के अंदर, ये हमारी बात बोलते हैं, और अगर ये मुसलमानों को बिगाड़ने में कामयाब हो गए तो शायद हमारा भला हो जाएगा। तो वो जो कंसोलिडेट हो रहे वहां पे, वो संकीर्ण नारे के आधार पर, लेकिन उससे जो है उसका अपना घर दबाव है, उसी हिंदू का, उसके बच्चे का रोजगार जा रहा है, उसका जो पैसा है वो उसकी जेब से निकाल करके बैंक में पहुंच रहा है, बैंक से वो पूंजीपति को वादे किया जा रहा है। लेकिन अब ये ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंड अभी भी जारी है। बेशक भाजपा हारी है चुनाव में, उसकी सीटें कम हुई है, हिमाचल में उसकी सरकार नहीं है, लेकिन अभी हरियाणा में वो जीत गई जैसे जैसे, कुछ और राज्यों में जो है उसकी सरकार नहीं है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत नहीं गिरता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, इसलिए इसमें बात में आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और देखें, ये ऐसा पीरियड चल रहा है साथियों कि अमेरिका की जो दादागिरी थी उसको चैलेंज करने वाले लोग भी दुनिया के अंदर खड़े हो गए। ये हमारी पिछला जो पार्टी मार्गदर्शन है उसमें भी नोट किया गया था, 22 में भी नोट किया गया था, 23 में भी नोट किया गया था कि जो यूनिपोलरिटी आ गई थी, एक ध्रुवीय हो गई थी दुनिया, अमेरिका की हेरनी चलती थी, तो कई ध्रुव जो खड़े होना शुरू हो गया और अमेरिका को भी चैलेंज करने, और आज रशिया और यूक्रेन का जो टकराव चला है इसने अमेरिका की हेकड़ी दिखाती है, और जो ये इजराइल और यहाँ पे भी चला टकराव इसने अमेरिका की हेकड़ी दिखाती है कि उसकी मनमानी अब नहीं चल पा रही है उस रूप में। तो ये बदलाव है, और एक बड़ा बदलाव यह है कि इस पूरे दौर में चीन ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, और अमेरिका जो है आज चीन को नंबर 1 दुश्मन अपना मानता है, क्योंकि चीन ने आर्थिक प्रगति भी की है, सैन्य प्रगति भी की है, और वो जो समृद्धि जो है कई तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। तो जिससे अमेरिका को लग रहा है कि मेरे लिए अगर कोई चैलेंज है भविष्य में बहुत बड़ा तो चीन है, तो चीन को कई तरीके से भेजने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो भारत को भी शामिल करना चाहता है अपनी उस चाल में, क्योंकि एक देश के ग्राहक दूसरे को इस्तेमाल करता है, ये अमेरिकन साम्राज्य वाले काम करता है। तो ये भी एक दुनिया के अंदर है। तीसरा चीज हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे जो संबंध है सारे पड़ोसियों के साथ खराब है। हमारा एक ऐसा परिवार हो गया अब जिससे किसी पड़ोसी के साथ नहीं बढ़ रही है, जो भारत हमारा मुल्क है, ना बांग्लादेश के साथ, ना श्रीलंका के साथ, ना नेपाल के साथ, ना पाकिस्तान के साथ, ना बर्मा के साथ, ना भूटान के साथ, ना वो नीचे है मालदीव वगैरह, ना उनके साथ। ये क्यों है? इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो हमारे देश ने जो नीति अपनाई है साम्राज्यवाद का पीछे को बढ़ने की कारण होगी है। और दूसरा कारण यह है कि हमारे देश के अंदर ये जो एक घृणा का वातावरण जो पैदा कर रहे हैं उसका भी एक रिफ्लेक्शन जो है ये है कहीं ना कहीं, और हमारे देश की जो विचलन आया है जिस कारण से हमारे पड़ोसी संबंध खराब हुए, और जितना हमारे पड़ोसी संबंध खराब होंगे उतने हमारे देश की जो मुश्किलें पैदा होंगी। जहां तक सवाल है हमारे देश का साथियों, तो आप सबको पता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर 2014 से भाजपा की सरकार है, और अभी भी भाजपा की सरकार का ये हालांकि उसकी सीटें कम आई है, उसका ग्राफ कम हुआ है वो सीटों के हिसाब से, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब हुई हो। एक जरूर है कि जो 10 साल भाजपा का शासन इस देश के अंदर चल रहा था उसने बहुत मनमानी की, उसने हमारी पार्लियामेंट को बाईपास किया। जिस संसद के अंदर चर्चा होती है, मुद्दों पर बिल आते हैं, बिल पेश किए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है, और चर्चा के बाद जो है वो संशोधन आते हैं, तो कई संशोधनों को शामिल करते हुए ही बिल पारित होते हैं, तो कई बार बिल पारित नहीं होते, उसमें मेंबर्स की मानी जाती है जो भी जनता रिप्रेजेंट करते हैं। भाजपा की सरकार आने के बाद से हमारे देश के अंदर जो है क्या हुआ कि किसी बिल के ऊपर चर्चा नहीं होने की गई, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए, और जोर जबरदस्ती जो है मेजोरिटी थी तो बिलों को पारित कर दिया, और कुछ जो एग्जिस्टिंग कानून थे हमारे देश के अंदर उनको खत्म कर दिया। जो 44 कानून थे मजदूरों के पक्ष के, कुछ अंग्रेजों के राज में हासिल किए थे लड़ करके, कुछ आजाद भारत में हासिल किए थे लड़ करके, उन 44 कानूनों को भाजपा की सरकार ने खत्म कर दिया। उनके स्थान पर जो 4 लेबर कोड लेकर आई जो मजदूर को दिए और मालिक के पक्ष में यानी पूंजीपति के पक्ष में मजदूरों के खिलाफ है। किसानों के खिलाफ जैसी 14 में सरकार बनी तो एक अध्यादेश जो है वो भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में आया था हमारे देश के अंदर, 1893-94 का जो कानून था अंग्रेजों के समय का, जो किसानों की जमीन हड़पने का काम आसान करता था, उसको खत्म किया गया था। कब? जब हमारी पार्टी और लाल झंडे की ताकत बढ़ी थी 2004 के चुनाव में,
तो एक दबाव लगातार बढ़ा था कि जो भूमि अधिग्रहण कानून उसमें संशोधन होना चाहिए और किसानों का जो उसमें ज्यादा अधिकार होने चाहिए। तो यूपीए 1 में तो नहीं बनाओ, लेकिन यूपीए 2 में 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना, मोदी सरकार ने आके उस कानून को बदल दिया। फिर आंदोलन हुआ, किसान लामबंद हुए, कई संगठन लामबंद हुए, वो वापस लेना पड़ा। और अभी जब लॉकडाउन का पीरियड था तब जो है मोदी की सरकार ने क्या किया कि हमारे देश के अंदर 3 काले कृषि कानून थोपे। और जब हमारा पिछला सम्मेलन हुआ था तब वो आंदोलन चल रहा था, और जो 3 काले कानून थोपे उसके खिलाफ हमारे देश के अंदर लंबा संघर्ष हुआ। 750 के करीब किसानों की शहादतें हुई। हमारे देश के अंदर जो मजदूर किसान यूनिटी बनी, ना केवल किसान संगठन में 400-500 इकट्ठा छोटे छोटे संगठन भी, बल्कि मजदूरों के संगठन भी, और फिर उनकी आपस की यूनिटी, और एक कोई कॉल आती तो मजदूर भी उसमें जो है समर्थन में उतरता था। ये पहली बार हुआ नव उदारवाद की नीतियां शुरू होने से कि दुनिया के किसी मुल्क में जहां कोई सरकार ये दम भरती है कि आपको मेजॉरिटी मिली हुई है कुछ भी करने के लिए, एक ऐसे मुल्क में जहां पर प्रतिगामी नीतियों को थोपने की एक मुहिम चल रही थी और उसको रोकना आसान नहीं लग रहा था, उस भारत देश में मजदूर किसान ने मिलकर के जो है मोदी की तानाशाही सरकार को झुकने पर मजबूर किया। ये एक बहुत बड़ा जो है तब्दीली हुई है उस आंदोलन से, और पीछे हटने पर मजबूर किया, वो कानून वापस लेना पड़ेगा। हालांकि उस कानून की उस संघर्ष के दौरान जो फायदे थी वो पूरे नहीं किए, लेकिन कानून वापस लेना पड़े। और कहीं ना कहीं जो सरकार आज भाजपा ने जो सीटें गिनी है उसके पीछे किसान आंदोलन का भी एक बड़ा रोल है। इसके साथ ही साथियों हमें देखते हैं कि पिछले 10 सालों में और हमारे पिछले सम्मेलन के बाद से भी हमारे देश के अंदर जो जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग बढ़ा है, और जांच एजेंसियों का जो इस्तेमाल है वो विरोधियों को कुचलने के लिए, झूठे मुकदमे दायर करने के लिए, या फिर किसी विरोधी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए वो है। हमने भी देखा कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले के माध्यम से भाजपा ने अथाह पैसा जो है कमाया, देश के संसाधनों को लूटा, पूंजीपतियों से लुटवाया, उनसे पैसे खाए, तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा तक पहुंचा। और जिस भाजपा ने ये वायदा किया था 70 वर्ष पहले कि 2 करोड़ नौकरी हर साल पैदा करेंगे, हमने वो दौर देखा पिछले 3 सालों में, जिसमें ये पिछले सम्मेलन से पहले जो लॉकडाउन का पीरियड भी था, कि लॉकडाउन के पीरियड में एक अनगिनत लोगों की जो नौकरियां चली गई प्राइवेट क्षेत्र में भी। आपने भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है नौकरियां, धंधा जो है खोया है। और उससे पहले जीएसटी थोपी या पहले नोटबंदी थोपी, तब भी नौकरियां गई। तो मोदी की जो सरकार है ये कॉर्पोरेट भ्रष्ट सरकार है। कॉर्पोरेट यानी कि जो बड़ा पूंजीपति है उसके फायदे की नीति अपनाती है, और लोगों के जो सुख सुविधाएं नहीं छीन रही है, उनका रोजगार भी छीन रही है। लेकिन जब हमारे देश के अंदर भी लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है नीतियों के खिलाफ, जब महंगाई बढ़ेगी तो गुस्सा होगा ना। जब 1200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा जो 450 का था, तो गुस्सा तो आएगा नहीं। और हम आप में से कुछ एक क्षमता है तो हमें वो महसूस नहीं होता, पर जिसकी दिहाड़ी ही जो है घर में कमाने वाला एक है और 350-400 रुपए दिन का बड़ी मुश्किल से कमाता है, कोई 250 रुपए कमाता है, कोई ज्यादा 600 रुपए भी कमा लेता होगा, और कोई संसाधन नहीं है, खेती नहीं है, कोई उपज नहीं है, कोई और साधन नहीं है, कैसे वो परिवार पालना पूरे महीने, वो ही चिंता रहती है। तो उस आदमी को, उस परिवार को 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, तो उसको चूकेगा ना, तो उसको गुस्सा आएगा। किसके खिलाफ गुस्सा आएगा? जिसको नीति थोपी है। जब रोजगार चल जाएगा, हमारे देश के अंदर सेना में हमारे तो हिमाचल में कितने बच्चे जाते थे, भर्ती होते थे, आज उत्साह ही टूट गया, वो अभी भी योजना लेके आ गए। तो सेना में भी रोजगार मिलता था, हो भी गया, बाकी रोजगार तो वैसे ही मिल रहा है। तो जब गुस्सा पैदा होगा सरकार के खिलाफ, तो भाजपा आरएसएस की खासियत क्या है? इसलिए हमारे कार्यक्रम में लिखा गया है सीपीएम के, भाजपा कोई साधारण पूंजीवादी पार्टी नहीं है, भाजपा आरएसएस का पॉलिटिकल फ्रंट है। आरएसएस कौन है? जो फांसीवादी विचारधारा पर चलती है, जो हमारे इस देश के धर्मनिरपेक्ष जो ढांचा है इसको खत्म करके हमारे देश के अंदर कैसा राज लाना चाहती है, जिसमें महिलाओं को आजादी होगी है। जो आप मोबाइल देख रहे हैं ना, ये भी देख पाएंगे कोई,
ये है भाजपा, ये आरएसएस। अगर उसकी असलियत अगर आपने समझी है, आज आपको लगता है कि सबको मोबाइल दे दिए नीचे तक, महिला मंडल, चलो जी ग्रुप में डालो, सब जो है उसको देखो क्या पोस्ट भेजिए। ये कैसा समय आएगा जिस दिन ये लाल झंडा कमजोर होगा, जिस दिन भाजपा के खिलाफ, उसके विचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग होंगे, ये मोबाइल भी छीन लिए जाएंगे। क्योंकि ढोल गवार पशु सूत्रधारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये मनुस्मृति को आधार मान करके और जो फिलॉसफी है इस तरीके की, उसको आधार मानती है आरएसएस। तो आरएसएस का पॉलिटिकल फ्रंट है भाजपा। आज जो है वो क्या बोलते हैं, मुसलमान को उसकी बस्ती गिराओ, चलो मुसलमान को मारो, उसको भगाओ मंडी शहर से, उसको शिमला से भगाओ, उसको अपने गांव से भगाओ, उसने कहीं रेडी छापा लगाया तो उससे भगाओ, वो अगर कहीं जो है वो क्या बोलते हैं उसको फेरी लेकर के अगर कहीं बेचने के लिए आ रहा है अपने परिवार की आजीविका के लिए, उसको भगाओ वहां से। क्यों भगाओ? क्योंकि उसको भगाएंगे तब आपको रोजगार मिलेगा। तो वो जो दलित जिसको वो अपनी चौखट में नहीं मानते, जिसके खिलाफ उनका पूरा वो समाजशास्त्र करते हो, वो भी बोलता है कि हाँ जी मुसलमान को भगाना, कट हो जाओ हिंदू, लेकिन हिंदू में तो उसको स्थान ही नहीं है। जो आज का जो जिस सनातन की बात करते हैं, इसलिए साथियों ये चीज समझने की है। आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब हमारे देश के अंदर नवउदारवादी नीतियों का हमला जनता के ऊपर बढ़ा है, मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर। और जब इन नीतियों के खिलाफ आक्रोश पैदा हो रहा है, सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो रहे, तब उसको जो मोड़ा जा रहा है दूसरी दिशा में, धर्म जाति के आधार पर। देखा ना आपने भी, जब वो मस्जिद का मसला उठा शिमला में, या कहीं चोरी होती है तो बड़ा आसान होता है, एक फोटो डाल दो, दाढ़ी लगा दो उसकी, या दाढ़ी पहले से रखी है किसी ने तो इनको ही डाल दो, इनकी भी दाढ़ी है, इनकी भी दाढ़ी है। ये मुसलमान भागे होते हैं आदमी से 10 लाख रुपए की चोरी की, और जितनी चोरी हो रही है आपके इलाके में यही कर रहे हैं। कौन प्रचार करता है? भाजपा करती है ना। क्यों करती है प्रचार ऐसा? ताकि जनता का जो ध्यान है वो असली मुद्दों से भटक जाए। महंगाई को भूल जाओ, बेरोजगारी को भूल जाओ, दूसरी चीजों को भूल जाओ, इसी पे आओ कि हाँ कोई है हमारा दुश्मन। दुश्मन वो नहीं है जो हमारे संसाधनों को लूट रहे। दुश्मन कौन है? दुश्मन हमारे को खड़ा कर दिया, मुसलमान है तुम्हारा दुश्मन, ये ईसाई है तुम्हारा दुश्मन, फिर कल को बोलेंगे ये दलित तुम्हारी नौकरियां खा गए, ये है तुम्हारा दुश्मन, इसलिए आरक्षण खत्म कर दो। तो ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में हमारा और कर्तव्य बढ़ जाता है। इसलिए पार्टी ने जो कुछ टास्क तय किए थे पिछले सुबह में, पॉलिटिक्स में ज्यादा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि रिपोर्ट में कुछ चेकअप होंगी जब सुरेश जी को रखेंगे, लेकिन पिछले सुबह में कुछ टास्क तय किए थे कि जब हमारी पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा हमला है, वैचारिक तौर पर हमला है, देश के ऊपर हमला है, एक तरह से वर्किंग क्लास के ऊपर हमला है, तो हमें जो है अपने संगठन को, अपनी पार्टी को चुस्त दुरुस्त करना है, हमने अपने वैचारिक क्षेत्र को बढ़ाना है। तो बहुत सारे जो टास्क है, क्योंकि मैं इसलिए डिटेल में जाऊंगा जो रिपोर्ट का हिस्सा है उस पर रख देंगे कि क्यों आज के दौर में साहित्य पढ़ना जरूरी है, क्यों पार्टी का अखबार पढ़ना जरूरी है, क्यों जो है जनता के मुद्दे उठाना जरूरी है, क्यों जनता के अलग अलग हिस्सों को संगठित करना जरूरी है, और क्यों उनके मुद्दे उठाते हैं उनकी चेतना बढ़ाना जरूरी है। सब मुद्दे उठाना ही काफी नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि ये जो वर्किंग क्लास के ऊपर जो हमला है साथियों, अगर हम अकेले रहेंगे, धर्म जाति के दायरे में इसको अगर सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारी पार्टी ने पिछले संमेलन में तय किया था कि भाजपा राजनीतिक तौर पर दुश्मन नंबर 1 है, क्योंकि उसके पीछे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, जो धर्म जाति के आधार पर लोगों को बांटती है, और इसलिए उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है, उसकी पॉलिटिक्स को अलग करना जरूरी है, उसके विचार के खिलाफ बोलना जरूरी है। नहीं तो एक तरह का विचार आज जा रहा है, और आज हम क्या देखते हैं, भाजपा ही नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस की कोई भाषा बोलते हैं, क्योंकि उनका कोई विचार नहीं है। क्या आपका जो व्हाट्सएप है, जो आप मोबाइल चलाते हैं सुबह से शाम तक, देखो आप जितने ग्रुप बने हुए, जितने आपके इंडिविजुअल जो है फोन है, सब में वही मैसेजेस आते हैं। तो ये जो वैचारिक को जो है इसको तेज करना है, वो आपकी रिपोर्ट का हिस्सा जो बाद में। लेकिन जो साथी यहाँ पे संगठन में काम करते हैं, हमारे पार्टी के हमदर्द यहाँ पर जो आए हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि बिना संगठित हुए और बिना विचार को दृढ़ किए, ये जो धर्मनिरपेक्षता का जो विचार है, ये जो इकट्ठा होने का जो विचार है, ये जो साझा संस्कृति है, मिलीजुली संस्कृति है, जब तक इसको दृढ़ नहीं करेंगे, सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा कल्याण नहीं हो सकता है।
और वर्किंग क्लास अगर अपने संघर्षों को एकजुट नहीं करेगी, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये जो किसी का छापा चल रहा है, किसी की रेडी चल रही है, किसी की फड़ी चल रही है, किसी का छिटपुट रोजगार चल रहा है, वो सब जो है खत्म कर दिया जाएगा इस देश के अंदर। इसलिए आज सम्मेलन एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब हमारे सामने चुनौती है। अभी मंडी शहर में हमने देखा किस तरीके का हालात पैदा किए गए, लेकिन जब एक इनिशिएटिव हमारी पार्टी ने लिया कि हमें कुछ करना चाहिए भाईचारा कायम करने के लिए, ये जो नफरत फैलाने वाली ताकतें के खिलाफ खड़े होना चाहिए, तो पहले हमारे साथियों में भी एक शंका थी कि क्या हो जाएगा, अगर हम कुछ ऐसा मुद्दा उठाएंगे तो पता नहीं लोग नाराज जाएंगे। होने तो नाराज, हमारी पार्टी इसी काम के लिए है। अगर कोई नहीं भी हमारे साथ खड़ा होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसके विचार के साथ ही खड़े हो सकते हैं ना, उसका धक्के में उसी विचार को हमारी पार्टी सपोर्ट नहीं कर सकती है, हमें उसके खिलाफ लड़ना एक्ट में होना है। और जब हमने एक ऐसा निर्णय लिया अपनी मीटिंग में, हमने यहाँ पर मीटिंग की है ना, कुछ और तौर तरीके अपनाए, शिमला में कोई देखा, जब हम खड़े हुए तो लोग आए, चाहे वो 250 लोग थे, लेकिन जब शहर में निकले तो एक मैसेज किया उसका, और उसके बाद जो उनका हमला था सांप्रदायिकता का, कुछ तो रोक लगी उसमें, नहीं तो रोजाना लोग हंगामे कर रहे थे। तो जब कुछ लोग उस विचार के खिलाफ खड़े रहते हैं, जो प्रोग्रेसिव विचार है, उस विचार के साथ खड़े रहते हैं, दक्कनूसी विचार के खिलाफ, तो तब आप उसको रोक पाएंगे जो दक्कनूसी विचार है और जो नफरत पैदा करने वाला विचार है। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी तब्दीली हुई है, और तब्दीली हुई है कि जो भाजपा की सरकार थी उसके स्थान पर कांग्रेस आई है, और सिर्फ जो है 0.9% वोटों का फर्क था भाजपा कांग्रेस में जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, और भाजपा को सीटें 25 आई, कांग्रेस को 40 आ गई। बाद में भाजपा ने कुछ लोगों को खरीदने की कोशिश की, इंडिपेंडेंट और 6 और तोड़ दिए थे, फिर उपचुनाव हुए, और उस उपचुनाव के बाद दोबारा 28 और 40 की स्थिति है, क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट थे, अब कांग्रेस के 28 हो गए, 40 हो गए, और भाजपा के 28 हो गए प्रदेश में विधायक। लेकिन है क्या, जो कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था चुनावों के दौरान हिमाचल में कि हमारी सरकार आएगी तो हमें 10 गारंटियां लागू करेंगे, और उससे बड़ी गारंटी थी एक कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन, महिला पेंशन, उसके साथ साथ बिजली जो हम 300 यूनिट तक फ्री करेंगे, और बहुत सारे वायदे थे ना। जब कांग्रेस चुनाव में गई तो कर्मचारियों की पेंशन बहाल हुई, लेकिन अभी भी जो है बिजली बोर्ड के कर्मचारी लड़ रहे हैं, उनकी ओपीएस बहाल नहीं हुई। कई निगमों बोर्डों के कर्मचारी जिनकी ओपीएस बहाल नहीं, वो लड़ रहे हैं अभी भी। महिला पेंशन वो भी अभी जो है आधे रास्ते में है, पहले शुरू कर दी, फिर बोले जी वो जनरल हाउस में जो उसकी वेरिफिकेशन होगी। और जो 300 यूनिट बिजली का वायदा था, जो 125 यूनिट मिली थी, वो भी जो है खत्म कर दी, हुआ ना सर। और अगर हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो जहां डॉक्टर नहीं है वहां डॉक्टर आए नहीं उसके बाद 2 साल में, पानी के महकमे को कोई कर्मचारी नहीं है, एक स्कूल में जो है जहां पर 11 लेक्चरर होने चाहिए स्कूल में, वहां पर 8-8, 9-9 पोस्टें खाली पड़ी है। तो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाई। उसके कई और कारण भी हैं, वो सेंटर भी ये कारण है कि वो भी कई तरह की जो है भेदभाव करते हैं राज्य सरकारों के साथ। लेकिन कांग्रेस सरकार भी उन्हीं नीतियों को लागू करती है जिनको भाजपा करती है, आर्थिक नीतियों को, तब कोई बड़ा चेंज नहीं ला सकते। इसलिए साथियों, ये जो नीतियों का प्रभाव है, ये हमारे इलाके के अंदर भी है, हमारी रेडी खड़ी के ऊपर भी है, हमारी खेती किसानी के ऊपर भी है, हम कहीं मजदूरी करते हैं वहां पर भी है, हमारे रोजगार के ऊपर हमला हो रहा है। तो हमें जो है इस सम्मेलन के मौके पर जब डेलीगेट सेशन होगा, हमें प्रण लेना पड़ेगा कि मंडी सदर के कोने कोने में इन नीतियों का प्रभाव है। जनता जो है नीतियों से त्रस्त है, नवोदायवादी नीतियों से, कांग्रेस सरकार से भी, भाजपा सरकार से भी। और अगर हम लोगों के मुद्दे उठाएंगे हर जगह पे, तो हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। और मंडी सदर के अंदर भी अगर हमारी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि ये हमारे जिला का केंद्र है एक तरह का, जो मंडी शहर और मंडी सदर जो है, अगर यहाँ हमारी पार्टी की ताकत बढ़ेगी तो पूरे जिला में उसका प्रभाव बढ़ेगा, और पूरे मंडी जिला के अंदर अगर हमारी पार्टी की ताकत बढ़ेगी तो पूरे राज्य में जो है हमारी पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए ये सम्मेलन एक वीर का प्रतीक साबित होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है इस सम्मेलन में हमें ये प्रण लेना है कि जहां हम पिछले 3 साल में जो कमजोरियां हमारी रही हैं, जो हमने लक्ष्य तय किए जिनको हासिल नहीं कर पाए, उनको आने वाले 3 साल में जो है हम पूरा करें, हासिल करें।
जनता के विभिन्न तरह के संगठन बनाएं, उनका निर्माण करें, उनके संघर्ष लड़ें और पार्टी जो है बनाए बिना कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के। हम जितना मर्जी जो है वो ज्ञान व्यान स्मृति डाले, हम जितना मर्जी जो है वो किसान सभा बना लें, अब जितना मर्जी जो है ट्रेड यूनियन कर लें, वेलफेयर डिपार्टमेंट फलाना, हम वो जो है उनको बेनिफिट दिला दे लोगों को, या हम जो है नौजवानों के जितना मर्जी कोई फंक्शन कुछ और कर लें या छात्रों के, लेकिन जब तक पार्टी नहीं बनेगी उसके अंदर तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्योंकि अगर स्थायी आधार बनाना है पूरे जिला के अंदर या पूरे मंडी सदर के अंदर, तो पार्टी निर्माण के बिना वो होना नहीं है। और इसलिए जो है जनता के संगठन बनाते हुए, संघर्ष लड़ते हुए उससे पार्टी निर्माण भी जो करना पड़ेगा। तो मैं बहुत लंबी थोड़ी बातें कहते हुए इस उम्मीद के साथ इसके बाद हमारा जिला का संवेदन होगा 14-15 को पंजाई बाली चौकी में, फिर हमारा राज्य का सम्मेलन है 28, 29 और 30 नवंबर को शिमला में, रैली भी होनी है, उसमें भी यहाँ से भी लोग जाएंगे। और अप्रैल के महीने में तमिलनाडु में जो हमारा महाधिवेशन होगा, राष्ट्रीय महाधिवेशन। तो ये निरंतर प्रक्रिया साथियों। तो नक्शल में कह सकते हैं कि आज का दौर काफी उथल पुथल वाला दौर है, चुनौतियां हमारे सामने और ज्यादा है और इसमें काम भी हमारे को जो है उतना ज्यादा करना पड़ेगा हर इंडिविजुअल को। और जब हम अपने अपने इलाके के अंदर, अपने अपने संगठनों के अंदर सक्रिय होंगे, वहां पे पार्टी निर्माण करेंगे, तब हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। और अगर हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी तो तब हम कोई उम्मीद नहीं कर सकेंगे कि हम इन नीतियों से जो है बच पाएंगे। तो जहां संघर्ष भी करना है, संगठन भी बनाना है, वहां पर सीपीआईएम नहीं बढ़ेगी तो भी वो आधार हमारा स्थायी रहेगा। तो सीपीआईएम के निर्माण की दिशा में भी हमारे को आगे बढ़ना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मंडी जिला में हमारी जो लोकल कमेटी सदर है, ये संगठनात्मक तौर पर इसका काम बहुत अच्छा रहा है पिछले सालों में। और उसमें रेगुलर बैठ के करना, अखबारें लगवाना, लेवी जो है सीसी डेट कर देना, वो एक बड़ा एक गुणात्मक परिवर्तन है इस लोकल कमेटी के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारा जो एक मास अप्रोच होनी चाहिए, वो मास अप्रोच तब विकसित होगी जब सब लोग जो उस पर डट जाएंगे। वो एक आदमी का काम नहीं होता, एक आदमी की नैतिक क्षमता होती है, वो दिन रात भी करता रहेगा तब भी कुछ भी खड़ा नहीं होगा ढांचा। इसलिए बाकी सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जहां पर भी जनता का मुद्दा दिखता है उस पर हस्तक्षेप करना है। अगर हम गांव के किसी कोने में रहते हैं, मोहल्ले के अगर हम किसी कोने में रहते हैं, हमारे पता हमारे मोहल्ले की नाली जो है वो साफ नहीं होती, वहां पे उसमें जो है क्या बोलते कीचड़ रहता है, या उसमें जो है कोई रोक लग जाती है और पूरे मोहल्ले में जो है पानी आ जाता है कहीं पर, वो भी हमारे मुद्दा होना चाहिए। तो हमें मुद्दों की पहचान करनी है और अपने अपने इलाके के अंदर उन मुद्दों को उठाना है। संबंधित जन संगठनों के माध्यम से, जन संगठनों के माध्यम से मुद्दे उठाएंगे तो जनता संगठन के नजदीक आएगी। और जब वो संघर्ष में जनता को डालेंगे तो जनता की चेतना बढ़ती है। जिस जनता की चेतना बढ़ेगी उसको अपने आप समझती है कि हमारी पार्टी कौन होनी चाहिए और बदलाव क्यों होना चाहिए। तो वहां पर फिर जो है सीपीएम के इंजेक्शन लगाने के, फिर सीपीएम से जाने उसको, तब हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। यही कहते हुए मैं आप इस निवेदन का जवाब दाखिल करता हूँ। धन्यवाद।